बच्चों कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी एनडीए की प्रिपरेशन को बूस्ट कर रहे होंगे। तो आज हम आपके सामने एनडीए 1-2 2026 के मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन लेके आए हैं। ठीक है, तो ये इस सीरीज का पार्ट 1 है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, जो आपका यूपीएससी की वेबसाइट है वहाँ से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके 1 to 25 क्वेश्चन हमने इसमें लिए हैं सीरियल वाइज, और हम आपको इसमें बताएंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो बेस्ट तरीका होता है वो क्या होता है, तो इस वीडियो में आप लोग वो सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और बहुत तरीके बताएंगे कि आप लोग कैसे वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चंस कर सकते हैं, कैसे आप डिटेल सॉल्यूशन में अगर जाएंगे तो किस क्वेश्चन को सिंपल कैटेगरी में रखना है, किस क्वेश्चन को टफ कैटेगरी में रखना है, किसी को फर्स्ट टाइम में सॉल्व करना है, किसी को सेकेंड या थर्ड टाइम में सॉल्व करना है। तो हम आपको ये आज सिखाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। जैसा कि हमको दिख रहा है, इसमें लिखा है लेट पी क्यू आर बी 3 अनइक्वल नंबर सच दैट पी क्यू आर इन ए पी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली चीज़ क्या दी है, ये दिया है कि पी जो है वो क्यू के बराबर नहीं है और क्यू जो है वो आर के बराबर नहीं है, और ये भी दिया है कि जो पी क्यू आर है वो आपका किस में है, वो आपका किस में ए पी में है। तो अगर कोई चीज़ ए पी में होता है तो हमें मालूम है क्या होता है, उसके नंबर हम 1 2 3 भी मान सकते हैं, 3 4 5 भी मान सकते हैं, मतलब डिपेंड करता है, राइट। तो हम कुछ भी मान सकते हैं। और एपी होता क्या है, एपी वो सीरीज होती है जिसमें उनका जो इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होता है। जैसे 1 और 2 में कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। ऐसे ही 2 और 3 में भी 1 का डिफरेंस है। तो ये आपका एपी होता है। ठीक है, ये बेसिक सा क्वेश्चन है। अच्छा, उसके बाद में पी क्यू आर आपका किस में दिया है, एपी में दिया है, और ये बोला गया है कि जो क्यू माइनस पी है, कॉमा जो आर माइनस क्यू है, कॉमा जो पी है, ये आपका जीपी में, ये आपका किस में है, जीपी में है। तो आपको ये दिया है पी क्यू आर एपी में है और ये आपका जीपी में है। तो सबसे पहले देखो, वैल्यू पुटिंग से अगर हम करना चाहें तो हम एक बार ट्राई करते हैं। जैसे मान लो हमने पी क्यू आर को 1 2 3 मान लिया, राइट। तो अगर पी क्यू आर को 1 2 3 मानेंगे तो हम यहाँ ये देखो, ये यहाँ पे जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करा रहे हैं। तो क्यू माइनस पी क्या होगा, दैट इज 1। 2 में से बन जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, उसके बाद तो क्या है, आर माइनस क्यू मतलब 3 में से 2 गया, क्या बचा, 3 में से 2 गया, 1 बचा, और पी ऑलरेडी 1 है। तो अगर कोई नंबर है, ये देखिए 1 1 है, ये आपका किस में होता है, ये आपका जीपी में होता है। अगर कोई भी नंबर है, हम आपको बता देते हैं, जैसे 1 1 1 है, सपोज ये लिखा है, तो हम इसका अगर रेशियो आर निकालेंगे तो रेशियो में क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई, मतलब सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, तो ये आपका 1 आएगा। ऐसे ही थर्ड टर्म का डिवाइडेड बाई सेकेंड टर्म, तभी आपका 1 आएगा। तो यानी कि जो आपका कॉमन रेशियो है वो सेम है। अगर कॉमन रेशियो सेम है तो इसका मतलब क्या है, ये 1 1 1 किस में है, वो आपका जीपी में है। तो ये मेरी सेटिस्फाई हो गई। तो यहाँ से हमें पी क्यू आर को वैल्यू पता चल गई है, और वो आपकी क्या है, 1 2 और 3 है। समझ गए ना। अब 1 2 और 3 है तो वैल्यू पूछी किसकी है, पी प्लस क्यू। तो पी प्लस क्यू क्या होगा, पी प्लस क्यू होगा 3 रेशियो। फिर क्या है, क्यू प्लस आर क्या होगा, 2 प्लस 3 मतलब 5। फिर क्या है, आर प्लस पी क्या होगा, 3 प्लस 1 दैट इज 4। तो योर आंसर विल बी 3:5:4। और ये आपके देखिए सी ऑप्शन में एकदम से लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से आसानी से हो गया। इसमें यह भी पॉसिबिलिटी थी कि आपका ये क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से नहीं होता। समझ गए ना बात को। हो सकता है कि 1 मान लो आपने वैल्यू मानी होती 5 6 7, और उस केस में हो सकता है ये जो है जीपी यहाँ पे ना बन रहा होता, तो वहाँ पे आपका मानना गलत हो जाता। तो उस केस में आप बोलेंगे कि सर ऐसी बात तो नहीं है, हम ये चाहते हैं कि आप हमको वो सिखाइए जो सब में काम आए। तो ये इसका इसमें वैल्यू पुटिंग से काम आ गया, तो हम आपको ये सिखाना चाहते हैं, वैल्यू पुटिंग भी करिए। और वैसे अगर हम इसका डिटेल सोल्यूशन निकालेंगे तो डिटेल सोल्यूशन देखो क्या हो सकता है। जैसे इसमें कहीं लिखा है पी क्यू आर क्या है आपका एपी में है, हम इसको रफ कर देते हैं। हम इसको रफ करके आपको बताते हैं कि पी क्यू आर आपका क्या है, पी क्यू आर आपका एपी में है। अगर पी क्यू आर आपका एपी में होगा तो हम ये कह सकते हैं, हम ये क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो टू क्यू होता है ना, वो आपका P प्लस आर के बराबर होता है। ये आपकी कंडीशन होती है एपी में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि अगर ए बी सी आपका एपी में होता है तो आपका 2b जो है वो आपका a प्लस सी के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है ना। ऐसे ही देखिए इसमें क्या है, इसमें ये भी लिखा है कि q माइनस पी कॉमा आर माइनस क्यू कॉमा पी, ये आपका जीपी में है। अगर जो है 3 नंबर ए बी सी आपके जीपी में होते हैं, आप ये अपनी कॉपी में नोट रखे करिए, तो ये जो बी स्क्वायर होता है वो आपके ए सी के इक्वल होता है। ये ठीक है। तो अगर इस केस में यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा, आर माइनस क्यू का जो होल स्क्वायर होगा वो तुम्हारा क्यू माइनस का पी इंटू में पी के बराबर होगा। समझ गए बात। अब देखिए क्या हम इस वाली चीज से कुछ कर सकते हैं, जैसे कि क्या हम 2q को q प्लस क्यू लिख सकते हैं। तो q प्लस क्यू इजक्वल्स टू पी प्लस आर। अब देखो एक p को इधर ले आ रहे हैं, एक r को इधर ले जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा q माइनस का r इजक्वल्स टू p माइनस का q। या दोनों से निगेटिव अगर ले लें तो इसको इधर ले आते हैं, दैट इज
दैट इज क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका Q माइनस का P इजकल्स टू R माइनस का Q। ठीक है, हमने क्या किया, ये P को ले आए हैं इधर और Q को ले गए उधर, समझ गए बात को। अब यही चीज़ हम यहाँ पे रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, R माइनस Q का होल स्क्वायर इजकल्स टू, फिर ये जो Q माइनस P है उसकी जगह हम R माइनस Q लिख दे रहे हैं, राइट, और इनटू में P कर दे रहे हैं। अब देखो एक R माइनस Q से एक R माइनस Q कट गया, बचा क्या, बचा आपका R माइनस का Q इजकल्स टू P, R माइनस का Q इजकल्स टू P, तो R इजकल्स टू क्या हो जाएगा, R इजकल्स टू हो जाएगा P प्लस Q, R इजकल्स टू क्या हो जाएगा P प्लस Q। अच्छा, R की वैल्यू हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 2Q माइनस P, तो R की वैल्यू अगर यहाँ रख देंगे, R की वैल्यू अगर हम यहाँ रख देंगे क्या हो जाएगी 2Q माइनस का P इजकल्स टू P प्लस Q, तो Q उधर जाएगा और P इधर आ जाएगा, तो Q इजकल्स टू हो जाएगा 2P। इसका मतलब Q अपॉन P, इसका रेशियो क्या होगा 2:1, समझ गए ना बात को, Q अपॉन P इसका रेशियो क्या होगा 2:1। ठीक है, अब यहाँ से Q और P की आप वैल्यू डाल दोगे ना, तो यहाँ से R भी मिल जाएगा, दैट इज 2 इंटू, यहाँ से Q की वैल्यू हमने डाली है 2 इजकल्स टू P आपका है 1 प्लस R, तो R की वैल्यू यहाँ से देखिए क्या है 4 माइनस का 3, तो ये आपका 3 आ गया, समझ गए ना। तो यहाँ से ये चीज़ कंफर्म हो गई कि जो P रेशियो Q रेशियो R है वो 1:2:3 के रेशियो में होगा, जैसे तभी हम लोगों ने जब नंबर माने थे 1, 2 और 3, उससे ये क्वेश्चन आसानी से लग गया था। बस अब क्या करना है, अब तो बस P प्लस Q, तो P प्लस Q आपका क्या हो जाएगा, दैट इज 3 रेशियो, फिर Q प्लस R वो हो जाएगा आपका 5 रेशियो, और फिर आएगा R प्लस P क्या हो जाएगा, दैट इज 3+1। तो आपका जो आंसर होगा दैट इज वो होगा 3:5:4, समझ गए ना। तो हमने आपको डिटेल में भी बता दिया और हमने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दिया। अब समस्या ये है कि मान लो अगर उस केस में आप ये मान के चलते कि 2, 3, 4 लगाते, तो ये इसमें PQR आपका 1:3 रेशियो में नहीं है, तो आपका इससे आंसर नहीं मिलता। तो आपके मन का जो डाउट है वो हम पहले से ही समझ गए थे, इसलिए हमने आपको ये डिटेल में भी करा दिया, ठीक है ना। तो ये है, इसी तरीके से अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है इफ P, G1, G2 एंड Q आर इन GP। इसका मतलब क्या है कि जो P है G1 है, G2 है, Q ये आपका GP में है, ठीक है, ये आपका क्या है GP में। और कह रहा है यम जो है वो अर्थमेटिक मीन है P और Q का। अब देखो यम अगर अर्थमेटिक मीन होता है P का, तो यम का मतलब क्या है, इसका एवरेज होगा, तो P प्लस Q बाई 2। तो M की वैल्यू जो होगी वो होगी P प्लस Q बाई 2। M की वैल्यू क्या होगी P प्लस Q बाई 2। अच्छा, पूछा क्या है, पूछा है आपका G1 स्क्वायर अपॉन में G2 प्लस G2 स्क्वायर अपॉन में G1, ये पूछा है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, इसको हम कैसे भी मान सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको हर कुछ भी मानोगे सब में आंसर सेम मिलेगा। तो हम कोई भी GP ले रहे हैं, दैट इज 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो ये तुम्हारा GP हो गया जिसका कॉमन रेशियो क्या है, जिसका कॉमन रेशियो 2 है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, P मेरा क्या है, P मेरा 2 है, तो M की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो क्या आएगा 2 प्लस, और Q की वैल्यू 16 डिवाइडेड बाई 2, तो M की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज यहाँ पे 18/2, और ये तुम्हारा M की वैल्यू आ जाएगी 9, ठीक है। और अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, G1 का स्क्वायर, मतलब G1 तो ये 4, तो 4 का स्क्वायर होगा 16 डिवाइडेड बाई G2 तुम्हारा 8 है, प्लस फिर G2 का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर होगा 64 डिवाइडेड बाई G1 तुम्हारा क्या है 4, अब इसे कैंसिल करो, 8 2 जा 16 और 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, तो ये आपका हो जाएगा 2 प्लस 16, जो आपके किसके बराबर होगा, जो आपके 18 के बराबर होगा, समझ गए ना बात को। अब देखो M की वैल्यू 9 है और ये आपका 18 है, और क्वेश्चन में आंसर जो दिए हैं वो M के फॉर्म में दिए हैं, तो देखिए M की वैल्यू 9 यहाँ से आएगी, इसमें M की वैल्यू रखोगे तो 18 आएगा, ये तो होगा ही नहीं 1 और 1/2, तो आंसर विल बी 2 एंड दैट इज आपका बी क्वेश्चन, बी इसमें एकदम से करेक्ट आंसर है। अब इसमें आप मान के ही लगाएंगे, उसका रीज़न ये है कि इसमें आप GP की कोई भी वैल्यू डालेंगे, अगर मैं आप 1:2 4 8 भी डालते तब भी आपका आंसर मिलता, ठीक है। तो इसमें चूंकि वहाँ पे 2 कंडीशन लगी हुई थी, यहाँ पे केवल और केवल एक ही दिया है, तो इसमें आप कुछ भी मान सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन को हम सिंपल कैटेगरी में रखते हैं और इस क्वेश्चन को वेरी सिंपल कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। ये आपका सिंपल क्वेश्चन था, ये आपका वेरी सिंपल था। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में दिया है कंसीडर द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। आपको इनइक्वालिटीज दी हैं और उसमें ग्रेटर देन और इसके लेस देन के साइन लगे हुए हैं, तो आप मेरी बात समझ लीजिए। आप लोगों ने अगर पढ़ा हुआ होगा कि अगर मान लो A1 प्लस IB1 ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म होता है वो A प्लस IB के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो हम आपको ये बात बता दे रहे हैं कि A1 A2 से बड़ा हो सकता है, पर्टिकुलरली B1 B2 से बड़ा या छोटा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई भी कॉम्प्लेक्स
कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से ना तो छोटा होता है ना बड़ा होता है, उसका कंपैरिजन हम लोग नहीं कर सकते, उसका कंपैरिजन हम लोग नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो इसमें कोई भी चीज़ जो है आपकी वैलिड नहीं है, कोई भी चीज़ आपकी क्या है, वैलिड नहीं है। तो आप लोग ये कॉपी में नोट कर लें क्या कि ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ते समय हम लोगों को ये ध्यान देना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई भी चीज़ बड़ी नहीं होती है, कोई भी नंबर छोटा नहीं होता है, कोई भी नंबर बड़ा नहीं होता है। इसीलिए ये थर्ड क्वेश्चन को हम बिल्कुल वेरी वेरी सिंपल कैटेगरी में रखेंगे। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, Z1 एंड Z2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर, अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उसने एक जो है वो दे दी है, क्या दे दी है कि जो 3Z1 है अपॉन में जो 4Z2 है वो तुम्हारा प्योरली इमेजनरी है। प्योरली इमेजनरी का मतलब ये होता है कि कोई नंबर, अब देखो हम आपको ऊपर बता देते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिखा था ना a+ib, तो a+ib का मतलब ये है कि जो इसमें a वाला पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट। इसको कौन सा पार्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं रियल पार्ट। और जो ये बी वाला पार्ट होता है, मतलब आई बी वाला जो पूरा पार्ट होता है, इसको बोलते हैं इमेजनरी पार्ट। इसको क्या बोलते हैं, इमेजनरी पार्ट, इसको बोलते हैं इमेजनरी पार्ट। अब कह रहा है कि अगर कोई बोलता है प्योरली रियल नंबर है, इसका मतलब उसमें केवल और केवल ए ही होगा, और प्योरली इमेजनरी नंबर है तो इसमें जो है केवल और केवल आई बी ही होगा। समझ गए ना बात को। तो इसका मतलब वो ये कह रहा है ये जो है प्योरली इमेजनरी नंबर है, तो इसका मतलब यहाँ पे आई बी ही होगा केवल। तो अब हम क्या करेंगे, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, हमसे क्वेश्चन पूछा मॉड Z1 प्लस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2, ये पूछा है, ये हमें इसका आंसर बताना है। अब मेरी बात सुनिए, हम एक काम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे Z1 अपॉन Z2 लिखा है, यहाँ पे Z1 और Z2 सेपरेट लिखा है, तो हम एक काम करें, क्या Z2 इसमें से कॉमन ले लें। अगर हम Z2 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z2 नीचे से भी कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, Z1 अपॉन Z2 माइनस का 1। अब Z2 से Z2 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से हम लोग Z1 अपॉन Z2 निकाल सकते हैं, तो यहाँ से Z1 अपॉन Z2 क्या होगा, यहाँ से Z1 अपॉन Z2 होगा दैट इज 4/3 इंटू में IB, 4/3 इंटू IB। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये वैल्यू हम उठा के यहाँ रख देंगे, Z1 अपॉन Z2 क्या है, 4/3 IB प्लस 1 अपॉन 4/3 IB माइनस 1। समझ गए। अब हम आपको एक चीज़ और सिखाते हैं, यहाँ पे देख लीजिए कि अगर कहीं Z इक्वल्स टू एक्स प्लस IY लिखा है तो उसका जो मॉड निकालते हैं वो क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अगर कहीं Z इक्वल्स टू एक्स माइनस का IY लिखा है तो जो उसका जो मॉड होता है वो आपका होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ऑटोमेटिकली हम आपको ये बताना चाहते हैं कि चाहे ये वाला Z हो चाहे ये वाला Z हो, इन दोनों का ही जो मॉड Z होगा, जो इसका मॉडुलस निकलेगा वो दोनों ही सेम निकलेगा, वो दोनों ही क्या निकलेगा, सेम निकलेगा। अब यही केस आप इसमें देख रहे होंगे, यहाँ पे एक बार तो लिखा है क्या, मान लो एक्स प्लस IB और यहाँ लिखा है एक्स माइनस IB, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है आप जब इसका भी मॉड निकालेंगे तो इसका मॉड क्या आएगा, अंडर रूट 4/3 B का होल स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर, और नीचे वाला क्या आएगा, अंडर रूट 4/3 B का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। अब -1 का होल स्क्वायर तो 1 होगा, इसका मतलब ऊपर वाला नीचे वाला दोनों सेम है, तो योर आंसर विल बी 1। तो इस तरीके से डी ऑप्शन इसका वेरी करेक्ट ऑप्शन है। समझ गए ना बात को। तो ये क्वेश्चन जो है हम इसको थोड़ा सा ट्रिकी मानते हैं और ये सिंपल कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब देखो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हम आपको पहले की वीडियो में भी पढ़ा चुके हैं। जैसे मान लो कहीं पे लिखा है एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1, तो एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1 में हम लोग क्या करते हैं, इसको 1 को इधर ले आते हैं और यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस का 1 क्यूब इक्वल्स टू 0 करते हैं, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाते हैं और जो आपका होता है a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस AB प्लस बी स्क्वायर। तो एक बार अगर दोनों का प्रोडक्ट क्या है 0 है तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो जब ये 0 होता है तो x की वैल्यू आती है 1, और जब ये 0 होता है तो x की वैल्यू आती है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो इसीलिए क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में 3 जो है इसके रूट्स होते हैं, एक होता है 1, एक होता है ओमेगा और एक होता है ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। आप लोग ये नोट करके रखिए। अब चूंकि ये इसके रूट्स हैं तो ये इसका मतलब ये इसको भी सेटिस्फाई करते होंगे, यस। तो जब ये सेटिस्फाई करेंगे तो ओमेगा को अगर हम यहाँ डालेंगे तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी। और उसके बाद ओमेगा को अगर हम इसमें डालेंगे तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो 1 ओमेगा
स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। समझ गए ना। ये तब का केस है जब ये आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, लेकिन यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ -8 लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, -8। तो हम इसी को जनरल टर्म में हम देखो कैसे सॉल्व कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर कहीं पे लिखा है एक्स क्यूब इजकल्स टू के क्यूब, एक्स क्यूब इजकल्स टू के क्यूब, तो इसमें एक्स की वैल्यू क्या क्या होगी, इसमें एक्स की वैल्यू होगी एक तो के होगी, एक के ओमेगा होगी, और एक के क्या होगी, के स्क्वायर हो जाएगी। समझ गए ना बात को। अच्छा, उसके बाद में अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन क्या है कि एक्स क्यूब की वैल्यू लिखी है दैट इज -8। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं -2 का क्यूब, तो के की वैल्यू क्या है, -2 है, तो एक तो -2 होगी, एक माइनस का 2 ओमेगा होगी, और एक माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर होगी। समझ गए बात। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है अल्फा स्क्वायर। अब ये देखो मेरा अल्फा, ये मेरा क्या है, अल्फा है, ये मेरा बीटा है, और ये मेरा गामा है। समझ। तो क्वेश्चन में कह रहा है अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर का मतलब हो जाएगा -2 का स्क्वायर जो कि 4 होगा। उसके बाद लिखा पी स्क्वायर, पी की वैल्यू, पी स्क्वायर की वैल्यू तो दी नहीं है, तो पी स्क्वायर पूरा पूरा लिख देंगे, प्लस फिर लिखा है बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर में क्या है, -2 ओमेगा, तो -2 ओमेगा का मतलब क्या हो गया, माइनस का 4 ओमेगा स्क्वायर इंटू में क्यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस उसके बाद में फिर लिखा है गामा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, गामा स्क्वायर का मतलब -2 ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 ओमेगा की पावर 4 इंटू में आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, और ये क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखेंगे 4 ओमेगा स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर क्यू स्क्वायर क्या होगा, 4 ओमेगा की पावर 4 इंटू में क्यू स्क्वायर प्लस, और अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या है, -2, तो ये जाएगा 4 आर स्क्वायर। समझ गए। अब आप लोग एक चीज़ देख रहे होंगे कि 4 4 4 ऊपर भी है, 4 4 4 नीचे भी है, तो अगर हम दोनों से ऊपर से भी 4 कॉमन ले लेंगे, नीचे से भी 4 कॉमन ले लेंगे, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ऊपर क्या बचा है, पी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस, अच्छा ओमेगा क्यूब की वैल्यू हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि 1 होती है, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो इसका मतलब ओमेगा की पावर 4 को कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 4 को क्या ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू तो 1 है, तो 1 इंटू ओमेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा इंटू में आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब नीचे क्या है, पी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस, इसकी भी जब ओमेगा लिख देंगे तो ओमेगा इंटू में क्यू स्क्वायर प्लस और आर स्क्वायर। अब समझिए ऊपर लिखा है पी स्क्वायर, नीचे लिखा है पी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसका मतलब हमको ऊपर वाले को अगर काटना है तो ओमेगा स्क्वायर का तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद में ओमेगा स्क्वायर से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब जब देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा, हमें लिख देते हैं पी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस, ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 को ओमेगा लिखेंगे इंटू में क्यू स्क्वायर प्लस, ये हो जाएगा ओमेगा क्यू को 1 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखो ये नीचे ऊपर दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, नीचे ऊपर दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, इससे हम ये कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पे आंसर मेरा जो है वो आपका क्या है, 1 ओमेगा स्क्वायर। अगर 1 को हम ओमेगा क्यूब भी लिख सकते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा क्यूब जाएगा, तो मेरा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ओमेगा आएगा, आंसर मेरा क्या आएगा, ओमेगा आएगा। लेकिन अब देखो इन्होंने क्या क्या, यूपीएससी वालों ने आंसर ओमेगा दिया ही नहीं है, तो इन्होंने कैसे आंसर दिए हैं, इन्होंने आंसर दिए हैं, एक तो लिखा है गामा अपॉन अल्फा। अब गामा तो मेरा क्या था, -2 ओमेगा स्क्वायर, और अल्फा क्या था, -2, तो -2 से 2 कट गया, तो ये तो ओमेगा स्क्वायर आया। दूसरा क्या था, बीटा गामा अपॉन बीटा, तो गामा क्या है, -2 ओमेगा स्क्वायर अपॉन में -2 ओमेगा, तो -2 से -2 कट गया, ओमेगा से ओमेगा कट गया, तो आंसर आपका ओमेगा बचा। और मेरा भी आंसर नीचे क्या आ रहा था, ओमेगा आ रहा था। इसका मतलब इस तरीके से इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। समझ गए ना बात को। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन हम इसको बोलेंगे, इसको भी हम वेरी मतलब सिंपल कैटेगरी में रखेंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल था, आप लोग आसानी से कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन ये समझ लीजिए, एपी के क्वेश्चन जो आते हैं वो पूरे फ्री के नंबर होते हैं। किसके नंबर होते हैं, फ्री के। बस उसमें आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली चीज़, जो एपी का टीएन होता है ना, टीएन, एपी का जो टीएन होता है, अगर मान लो एपी का टीएन क्या है, मान लेते हैं हम, इसमें हम एपी का जो टीएन होता है वो आपका होता है एएन प्लस पी के फॉर्म में होता है एपी का टीएन। अब इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि एन का जो कोफिशिएंट है, एन का जो कोफिशिएंट है वो तुम्हारा डी होता है। डी का मतलब कॉमन डिफरेंस होता है। और जो तुम्हारा स्मॉल ए है वो ए को जोड़ लो और बी को जोड़ लो, तो स्मॉल ए तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। स्मॉल ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म होता है, ये तुम्हारा क्या है, फर्स्ट टर्म है। और ये जो डी है ये तुम्हारा कॉमन डिफरेंस है। समझ गए ना बात को। ऐसे ही एसन होता है, ऐसे क्या होता है, एसन होता है। तो एसन जो होगा वो तुम्हारा हमेशा ए एन स्क्वायर प्लस बी एन के फॉर्म का होगा एपी का। समझ गए। इसमें क्या होता है, इसमें जो डी होता है तो एन स्क्वायर का कोफिशिएंट वो डी/2 होता है।
एन स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, d/2 होता है। तो एन स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एन स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, तो यहाँ पे जो d हो जाएगा वो तुम्हारा 2a हो जाएगा, ठीक है। और जो स्मॉल a होता है इसमें भी क्या है, दोनों जो है कोफिशिएंट को ऐड कर लेंगे, तो स्मॉल a यहाँ पे भी क्या होगा, a प्लस b हो जाएगा। समझ गए बात को, ऐसे करके आप निकाल लोगे। अब देखो, अब मेरा क्या दिया है, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन AP, तो Sn मेरा दिया है वो तुम्हारा कितना है, 3n² प्लस का 5n दिया है, ठीक है। तो यहाँ से मेरा d क्या हो जाएगा, d मेरा हो जाएगा 3 2 जा 6, और a क्या हो जाएगा, a तो है 3 में से 5 को जोड़ दो, वो आपका 8 आ जाएगा। समझ गए, तो a और d निकाल लिया। अब हमसे कह रहे हैं कि इसका mth टर्म जो है 68 है, mth टर्म क्या है, 68 है। तो mth टर्म tm में हमको दिया है 68, tm क्या दिया है, 68 दिया है। अब हमको mth टर्म तो निकालना आता है, क्या निकालना, तो हमेशा जो है वो इसके फॉर्म में होता है, हमेशा तो इसी के फॉर्म में होता है। और इसका जो कोफिशिएंट d होता है, d की वैल्यू 6 है, तो ये होगा 6n प्लस, और a चूंकि 8 है तो 6 में क्या जोड़े, 8 हो जाए, तो ये आ जाएगा 2। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये इसका tm निकाल दिया हमने, ये हमने tm निकाल दिया, तो 6m = 66, और 6 से 66 गया तो आपका m की वैल्यू आ गई है 11। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का C नंबर एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। तो ये आपका फ्री का नंबर है, इसको हम वेरी वेरी सिंपल के फॉर्म में डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा है अ सेट यस कंटेन्स 2n + 1 एलिमेंट। तो एक जैसे सेट है उसमें 2n + 1 एलिमेंट है, उसमें कितने एलिमेंट है, 2n + 1 एलिमेंट है, 2n + 1 एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा, कोई पूछे इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे, अगर किसी भी सेट में n एलिमेंट है तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे, 2 की पावर n होते हैं। लेकिन यहाँ पे एलिमेंट क्या है, 2n + 1 है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, 2n 2 की पावर 2n + 1। समझ गए ना बात को, ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट होंगे। अब लेकिन वो क्या रहा है, वो कह रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट है ना, उनमें से ऐसे नंबर जो n एलिमेंट को कंटेन करते हैं। अब आप लोग इसको समझ नहीं पा रहे हो, हम बिल्कुल बेसिक भाषा में समझाते हैं। मान लो मेरे पास में एक जो है a है, जो है तुम्हारा 1 और 2, ठीक है। तो इसके जो सबसेट होंगे, इसके जो क्या होंगे, सबसेट होंगे, तो इसका सबसेट क्या होगा, a का सबसेट तुम्हारा होगा, एक तो 5 होगा, एक तुम्हारा 1 होगा, एक तुम्हारा 2 होगा, और एक तुम्हारा 1 2 होगा। समझ गए ना बात को, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या भी नहीं। अच्छा, अब देखो हमें ये बताओ, इसमें एक एलिमेंट कितने लोग कैरी कर रहे हैं, तो एक एलिमेंट कैरी करने वाले जो लोग हैं वो टोटल 2 हैं, टोटल 2 एलिमेंट हैं। 2 एलिमेंट कैरी करने वाले जो एलिमेंट है वो कितने हैं, वो टोटल एक सेट है। समझ गए ना बात को, तो 2 सबसेट ऐसे हैं जो एक एलिमेंट कैरी कर रहे हैं, और एक सबसेट ऐसा है जो 2 एलिमेंट कैरी कर रहे हैं, और ये तो मेरा नल सेट है। नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, राइट। अब देखो वो ये कह रहा है, ऐसे मेरे पास में 2n + n एलिमेंट है, 2n + n एलिमेंट है, और उनमें से हमें ऐसे नंबर बताने हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा n एलिमेंट कंटेन करते हो। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा n एलिमेंट कंटेन करते हो, क्या है, इसका मतलब ये है कि वो n एलिमेंट भी कंटेन करता हो, n से कम भी करता हो, और कम करते करते वो एक भी एलिमेंट कंटेन ना करता हो। मतलब इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वो एक भी एलिमेंट कंटेन नहीं करता, ये होता है फाई आपका। समझ गए ना। अब देखो हम ये निकाल सकते हैं, अगर मेरे पास में इसमें टोटल n की वैल्यू क्या है, इसमें n की वैल्यू है 2, और हम कैसे पता कर लेंगे कि एक नंबर वाले एलिमेंट कितने होंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है दैट इज NCR का मतलब क्या होगा कि हम ये पता कर लेंगे एक एलिमेंट वाले कितने होंगे, तो 2C1 की वैल्यू होती है 2, तो यहाँ से हमको दिख भी रहा है कि 2C1 की वैल्यू 2 होती है, तो 2 एलिमेंट हमारे, 2 जो है सेट हैं जिनमें एक एक एलिमेंट है। ऐसे ही कोई पूछे कि नहीं 2 एलिमेंट बताओ, अगर मान लो किसी का n2 है तो उसमें 2 एलिमेंट वाले कितने होंगे, तो 2C2 की वैल्यू होती है 1, तो हमें दिख भी रहा है 1 आपको यहाँ पे। समझ गया ना बात। अब वो आपको ये कहते हैं कि अच्छा ये बताओ ज़्यादा से ज़्यादा 2 एलिमेंट लाते हो, तो इसका मतलब ये है कि 0 वाला भी जुड़ेगा, 1 वाले भी जुड़ेंगे, और 2 वाला भी जुड़ेगा। समझ गया ना बात को। तो ऐसे ही हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि 2n + 1 C n वाला भी रहेगा, प्लस उससे कम वाला भी रहेगा n-1 प्लस 2n + 1 C n-2, और ऐसे चलते चलते ये आपका 0 तक जाएगा, 2n + 1 C 0। समझ गए। और इसकी वैल्यू उसने दी है दैट इज 1024, इसकी वैल्यू क्या दी है, दैट इज 1024। समझ गए ना बात को, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब मेन आएगा ये कि हम इस चीज़ को कैसे सॉल्व करें, हालांकि हमें तो इसकी वैल्यू पता है, हमें तो इसकी वैल्यू पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है। एक्चुअली है क्या, पूरा जो सम होता है, मैं आपको थोड़ा सा ओपन करके अगर दिखाएं, हम यहाँ पे बता दे रहे, फिर इसको रफ कर देंगे। जैसे आपका जो 2n + 1 C0 प्लस 2n + 1 C1 प्लस
2n+1 C2 प्लस 2n+1 C3 प्लस डॉट 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 प्लस 2n+1 Cn प्लस 2n+1 Cn+1 प्लस डॉट 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 प्लस 2n+1 C2n+1। इस पूरे का सम होता है 2n+1। पूरे का सम क्या होता है 2n+1। अब आप लोग जो देख रहे होगे उसमें क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का सम निकालना है। तुम्हें यहाँ से लेके यहाँ तक का सम निकालना है। जो यहाँ तक का सम है वो तुम्हें नहीं निकालना है। अच्छा, हम आपको ये बता दें, अगर जैसे ये ए पार्ट है और अगर ये बी पार्ट है तो ये इन दोनों का सम आपस में बराबर होता है। तो जो इसका सम होगा वही इस पूरे का सम होगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये 2 इंटू, और अगर हमको मान लो इसकी वैल्यू निकालनी है दैट इज एक्स, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू जो है हमारा 2n+1 है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या होगी 2n+1 डिवाइडेड बाई 2 जब ऊपर जाएगा तो तुम्हारा आ जाएगा 2n+1 -1 से 1 कट गया, तो ये तुम्हारा 2n आएगा एक्स की वैल्यू। तो हम आपको ये सिखाना चाह रहे हैं तो 2n जो है वो आपका 1024 दिया था, और 1024 आपका 2n होता है। तो यहाँ से अगर हम पावर को यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो यहाँ से 2n की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी, और n की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी। तो इस तरीके से n की वैल्यू 5 आएगी। इस क्वेश्चन को हम जो है टफ कैटेगरी में रखते हैं। ये क्वेश्चन पहली बार में अगर आप लोगों से सॉल्व नहीं होता है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन मेरी नज़र में टफ कैटेगरी का क्वेश्चन है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप लोग देखो, कोई भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होता है ना, सबसे पहले हम उसमें ये देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन सिंपल है, कौन सा वेरी सिंपल है, तो सबसे पहले उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर सिंपल देखते हैं, मॉडरेट देखते हैं, फिर आते हैं टफ क्वेश्चन पे। अब जैसे 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, देखिए व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मान लो सर्कल्स हैं, इसमें तो 5 सर्कल की बात की, यहाँ पहले 2 सर्कल की बात कर रहे हैं। 2 सर्कल ने ऐसे ऐसे देखा, तो आपको देखा यहाँ पे इसने तो कोई इंटरसेक्शन किया ही नहीं, तो ये तो 0 पॉइंट पे। अगर इन्होंने कहीं भी एक दूसरे को टच कर लिया है तो इसका मतलब ये जो है एक पॉइंट पे टच कर रहा है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर मान लो सर्कल ने ऐसे काटा है तो इसका मतलब ये आपको 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो कोई भी 2 सर्कल मैक्सिमम 2 पॉइंट पे टच कर सकते हैं। क्या हम बोल रहे हैं, कोई भी 2 सर्कल मैक्सिमम कितने पॉइंट पे टच कर सकते हैं 2 पॉइंट पे टच कर सकते हैं। तो अगर हम ये बोलें कि मेरे पास में अगर n सर्कल हो, अगर मेरे पास में n सर्कल हो तो वो आपस में कितने पे टच करेंगे, क्योंकि 2 पे करते हैं तो वो करेंगे NC2 पे। चूंकि हर सर्कल दूसरे सर्कल से 2 पॉइंट पे टच करेगा तो ये इसका 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये आपका जो क्वेश्चन है जिसमें लिखा है मैक्सिमम, ये है टोटल आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ n सर्कल, ठीक है। तो इसमें जो है अगर हम n की जगह 5 डाल देंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5C2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, और 5C2 को क्या लिखेंगे 5 इंटू 4 2 इंटू 1 2 2 जा 4, तो ये आपका 20 आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। समझ गए ना बात को। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे कर दिया इन्होंने, हम आपको बता देते हैं। अगर कहीं पे NC2 लिखा है ना, NC2 का मतलब होता है n-1 डिवाइडेड बाई 2, n-1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, n-1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन, इसका आंसर क्या आएगा 20 आएगा। और इस क्वेश्चन को भी मैं टफ कैटेगरी में रखता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है जिसको ये फार्मूला ना पता हो वो ये क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। तो मेरी नज़र में ये क्वेश्चन टफ है, और इसके ऊपर वाला क्वेश्चन भी टफ है, ठीक है। और भी जो ऊपर क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं इसमें से कुछ वेरी सिंपल है, कुछ सिंपल है, इस कैटेगरी के क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ आर सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी। अब देखो इसमें हमको कुछ चीज़ें दिख रही हैं, अब वो आपको अगर उस समय पे दिख जाती तो आपका काम हो जाता। हम आपको एक फार्मूला बता रहे हैं, वो क्या होता है NCR डिवाइडेड बाई NCR माइनस 1 इजकल्स टू n-r+1 डिवाइडेड बाई r। जब आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी होती है ना 11th क्लास में, जब इसमें जब बाइनोमियल जब हम पढ़ते हैं ना, वो तभी आपको ग्रेटेस्ट टर्म निकालने के लिए सिखाया जाता है, ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालने के लिए सिखाया जाता है। तो हमें वहाँ पे ये फार्मूला पढ़ना होता है, ठीक है। तो देखो अब जैसे अब आप सोच रहे होंगे इसमें ये क्वेश्चन का क्या मतलब है, हम आपको समझा रहे हैं मतलब क्या है। मतलब ये लिखा है NCR, जैसे लिखा 15CR+1, ठीक है, डिवाइडेड बाई, इसको हम इधर ले आ रहे हैं तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम इधर लाएंगे हो जाएगा 15CR ग्रेटर देन 2। अब देखो यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15 है, तो n की वैल्यू तो 15 आ गई भाई, ठीक है।
यहाँ पे आर था, यहाँ पे लेकिन आर प्लस वन है, और ये देखो इससे एक कम है, ये भी एक इससे एक कम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला के पास क्या लिखेंगे, हम लोगों का कन्वर्ट यहाँ पे आर था तो यहाँ भी आर लिखा था, यहाँ चूंकि आर प्लस वन लिखा है तो हम लोगों को इस पे फार्मूला जब लगाएंगे तो आर प्लस वन करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, एन मतलब कि 15 माइनस आर प्लस वन डिवाइडेड बाई आर प्लस वन ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो अब ये देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 15 माइनस का वन प्लस का वन डिवाइडेड बाई आर प्लस वन ग्रेटर देन 2। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये 15 माइनस का आर ग्रेटर देन 2, अभी आर प्लस वन उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2r प्लस का 2r प्लस का 2, अब 2 इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 13, और ये माइनस का उधर जाएगा तो ये आएगा 3r। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो 3r है वो छोटा है 13 से, तो r की वैल्यू क्या होगी 13/3, तो r की वैल्यू क्या होगी 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 1 बचा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ऐसे चलता रहेगा। तो r की वैल्यू 4.3333 से कम है, r की वैल्यू 4.333 से कम है, इसका मतलब r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू आपकी 4 होगी, r की वैल्यू क्या होगी 4। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट ऑप्शन है, और मेरी नज़र में मैं इस क्वेश्चन को सिंपल कैटेगरी में रखता हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है n की वैल्यू अगर MC2 है तो n की वैल्यू क्या है MC2, तो MC2 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना m-1/2, ठीक है। और पूछा क्या है NC2 की वैल्यू पूछी है। अच्छा NC2 क्या होता है, NC2 मेरा होता है n-1/2 होता है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, पहला का तरीका तो स्टैंडर्ड तरीका है, उसमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ n लिखा है वहाँ वहाँ n की वैल्यू डाल दो m के टर्म में तो सॉल्व कर सकते हैं। और नहीं तो हमें दिख रहा है कि एक काम कर लेते हैं, हम लोग जो है m की कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं, वो वैल्यू बस 2 से बड़ी होनी चाहिए। तो 2 से बड़ी मान लो हम 3 भी ले सकते हैं और 2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने m की वैल्यू 3 ले ली, तो अगर m की वैल्यू हमने यहाँ पे 3 ले ली तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 में से 1 गया तो आपका 2 बचा डिवाइडेड बाई 2 बचा, तो यहाँ से n की वैल्यू निकल के आ गई, n की वैल्यू भी 3 ही होगी। और हमें वैल्यू बतानी है NC2 की, तो NC2 तुम्हारा क्या हो जाएगा n-1/2, तो n कितना है, n तो तुम्हारा 3 है, तो 3 इंटू 3 में से बन गया 2 डिवाइडेड बाई 2, तो NC2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब लेकिन हमें तो क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं दिया है, हमें तो अलग दिया है, तो यहाँ पे हम m की वैल्यू अगर डालें तो ये आपका हो जाएगा 4C4, तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 4C4, ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 4C4, और ये आपका हो जाएगा 5C4, ठीक है। हम आपको सिखा देते हैं, NCN इसकी वैल्यू 1 होती है, NCN की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, NC0 इसकी वैल्यू भी 1 होती है, NC1 इसकी वैल्यू n होती है। फार्मूला हम आपको सिखा देते हैं NCR, तो NCR का फार्मूला क्या होता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो 4C4 है, अगर ये दोनों सेम होते हैं इनकी वैल्यू 1 होगी, ये 1 होगी तो 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये भी 1 होगी तो 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 5C4 है तो 5C4 की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि हम आपको ये भी सिखा देते हैं NCR होता है ना, वो NC जो R होता है वो आपका NCn-r के बराबर होता है, ठीक है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं जो 5C4 है ना वो 5C1 के बराबर होता है, और हमने बताया था NC1 की वैल्यू n होती है, तो 5C1 की वैल्यू क्या होगी 5 होगी, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी 5 होगी, लेकिन आंसर मेरा आ रहा है 3, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। हम आपको साथ साथ में ये कुछ फॉर्मूले भी बताते चल रहे, ये भी आप कॉपी में नोट करके रखिए, इनसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। जैसे इससे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, ये आपको पता होना चाहिए, सही है ना। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा है इफ द हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट इज इक्वल टू 1। हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट मतलब क्या होता है, अब देखो बात कर रहे हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो हम लोग कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे, जैसे मान लो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का एक फॉर्म होता है। अब इसमें इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो a है, लेकिन वो कह रहा है इसको a नहीं लेना है, इसको आपको 1 लेना है, इसको आपको क्या लेना है 1 लेना है, समझ गए ना। तो 1 को तो वैसे भी नहीं लिखा जाता, हम इसको ये ले, तो मेरे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, ठीक है। अब इसके 2 रूट होंगे, तो पहला रूट क्या होगा अल्फा प्लस बीटा जो कि b के बराबर होगा, क्यों एक सेकेंड, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा जो कि आपके -b के बराबर होगा, और जो अल्फा बीटा होगा वो आपके किसके बराबर c के बराबर होगा। कैसे होता है हम आपको ये बता देते हैं, अगर कहीं पे मान लो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो अगर मान लो हमें इनके 2 रूट हैं, 2 रूट कौन कौन से हैं अल्फा और बीटा है, तो अगर हमें इनका सम निकालना है अल्फा प्लस बीटा तो वो होता है -b/a।
और अगर मान लो अल्फा बीटा निकालना है तो वो होता है सी अपॉन में ए। अब चूंकि यहाँ पे तो ए की वैल्यू 1 1 है तो इसलिए हमने 1 1 लिख दिया, तो माइनस बी और सी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विच आर अनचेंज्ड, मतलब कि ये आपका हमेशा अनचेंज रहेगा, ये बदलेगा नहीं, ऑन स्क्वायरिंग देयर रूट्स, जब इसके रूट्स स्क्वायर जो है चेंज कर दिए जाएं। तो अब मेरी बात सुनिए, हम आपको ये सिखाना चाह रहे हैं कि ये जो है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। हम आपको ये सिखाना चाह रहे हैं कि अगर किसी के जो रूट्स अल्फा बीटा हैं तो वो इक्वेशन ये होता है, वो इक्वेशन ये होता है। अब ये कह रहा है कि इसके रूट्स को डबल कर दो, मतलब स्क्वायर कर दो, तो अगर इसके रूट्स का स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। समझ गए ना बात को। अब वो ये कह रहा है कि जो इक्वेशन ये था वही इक्वेशन ये है, ये दोनों इक्वेशन सेम है, ये दोनों इक्वेशन क्या है, सेम है, अनचेंज है। तो पहले एक काम करते हैं, हम अल्फा बीटा की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। तो हम आपको एक फार्मूला भी सिखा रहे हैं, दैट इज अल्फा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होता है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर होगा बी स्क्वायर, और ये वाला उठ के इधर चला आएगा तो माइनस का 2 अल्फा बीटा होगा सी। तो ये जो तुम्हारा है ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस का 2c प्लस अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों इक्वेशन आपके क्या होंगे, ये दोनों इक्वेशन सेम का होंगे, जबकि आपको तो ये सेम दिख नहीं रहे हैं। तो जो हमने वैल्यू मानी है अल्फा और मतलब ये जो ए बी सी जो भी है, बस इनको हमें कंपेरिजन करना है। तो पहला कंपेरिजन हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा है सी और यहाँ पे लिखा है सी स्क्वायर। तो अगर ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब सी जो है वो सी स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस सी इक्वल्स टू 0। सी कॉमन लेंगे तो क्या होगा, सी माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो अगर दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो सी की वैल्यू या तो 0 होगी या सी की वैल्यू 1 होगी। इतनी बात समझ गए। अच्छा, उसके बाद में हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो माइनस का बी स्क्वायर माइनस 2c, यहाँ पे एक्स लिख दो, ये जो माइनस का बी स्क्वायर माइनस 2c है तो हम इसको माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2c माइनस का बी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आपके बी के बराबर है, ये आपके बी के बराबर है। अब मेरे पास में एक चीज़ ये है, लेकिन अब इसमें सी आ गया है, तो सी की 2 वैल्यू है, सी की कितनी वैल्यू है, सी की एक वैल्यू है 0 और सी की एक वैल्यू है 1। तो हम इसके लिए सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर जब हम सी की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे, जब हम सी की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0 क्या होगा, 0 माइनस का बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आया, यहाँ से ये निकल के आया, ये जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी इक्वल्स टू 0। यहाँ से बी कॉमन लेंगे तो आएगा बी प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो एक बी की वैल्यू होगी 0 और एक बी की वैल्यू होगी माइनस का 1। ये कब होगी, जब हमने सी की वैल्यू 0 ली है। तो यानी कि एक मेरा बी और सी जो है इन दोनों का क्या बन गया, पेयर 0,0 और एक क्या बना -1,0। ठीक है, अब हम जो है सी बराबर 1 रख रहे हैं। तो जब सी 1 रखेंगे तो क्या होगा, 2 माइनस का बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस का बी माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 बन जाए 2 और 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, तो प्लस का 2b माइनस का b माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। तो b कॉमन लेंगे तो आएगा b प्लस 2 माइनस का 1 ब्रैकेट में b प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा b माइनस का 1 और ये आ जाएगा b प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से b इक्वल्स टू 1 आ गया और b इक्वल्स टू माइनस का 2 आ गया। तो ये वाले जो दो टर्म बनेंगे b और c के, वो क्या बनेंगे, वो तुम्हारे बनेंगे, एक तो बनेगा 1 कॉमा 1, एक बनेगा तुम्हारा -2,1। तो देखो कितने पेयर हो गए, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर। ठीक है, तो हमारे कितने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगे, 4 बनेंगे। हम यहाँ बना के भी दिखा सकते हैं, बी और सी की वैल्यू डाल के बन जाएंगे। तो अगर देखो बी की वैल्यू 0 सी की वैल्यू 0, तो ये 0 होगा, ये भी 0 ये भी 0, भाई दोनों 0 हो जाएंगे। तो एक तो तुम्हारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्या है, -1,0, तो यहाँ पे -1 रख दो और वो 0 हो जाएगा। तो दूसरा इक्वेशन ये बन जाएगा। तीसरा क्या है, 1,1, तो 1 रख दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तीसरा ये बनेगा। चौथा क्या है, -2,1, तो -2,1 क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। तो टोटल कितने इक्वेशन बन गए,
1 2 3 4। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। और मेरी नज़र में ये जो है टफ क्वेश्चन है, मेरी नज़र में क्या टफ क्वेश्चन है, इसको जो है पहली बार में सॉल्व नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप अपना पूरा टाइम बर्बाद कर दोगे और ये क्वेश्चन बहुत देर में लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो अब देखो इसमें क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2bx प्लस का सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसके दो रूट है, एक रूट अल्फा है, एक रूट बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया आपको 2b अपॉन में ए की वैल्यू 1 है, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो गया, अल्फा बीटा की वैल्यू सी स्क्वायर होगी। अच्छा, बी और सी पॉजिटिव दिए हैं, बी और सी क्या है, पॉजिटिव है और रियल है। ठीक है, ए बी द अर्थमेटिक मीन ऑफ अल्फा एंड बीटा। अगर कैपिटल ए अल्फा और बीटा का अर्थमेटिक मीन है तो कैपिटल ए क्या होगा, ए प्लस बी बाई 2। ठीक है, और जी क्या है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अल्फा बीटा। तो अगर जी अल्फा बीटा का ज्योमेट्रिक मीन है तो जी इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट अल्फा बीटा, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं जी स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा और बीटा। समझ गए बात को। अब कह रहा है व्हाट आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके रूट्स क्या है, इसके रूट्स क्या है, और ये हमें रूट्स दिए गए। अच्छा एक बात बताइए, क्या हम इसको ये 2 इधर ले आए, अगर हम ये 2 इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल्स टू बी। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि कैपिटल ए की वैल्यू बी के बराबर है, कैपिटल ए की वैल्यू बी के बराबर है। अच्छा, उसके बाद में हम देख रहे हैं अल्फा बीटा। तो अगर हम एक काम करें, अल्फा बीटा के सी स्क्वायर लिख दें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जी की वैल्यू सी के बराबर है, जी की वैल्यू सी के बराबर है। समझ गए ना। अब यहाँ पे जो हमें दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि जो इसके रूट्स होंगे तो उनका जो सम होगा वो तुम्हारा होगा बी प्लस सी, और उनका जो प्रोडक्ट होगा वो तुम्हारा होगा बी और सी। ठीक है, अब देखो ए और जी इनका सम क्या है, बी प्लस सी, और इनका मल्टीपल क्या है, बी और सी। ठीक है, तो इस तरीके से इनके रूट्स क्या है, ए और जी, ए नंबर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरी नज़र में सिंपल था, इसको हम लोग सिंपल कैटेगरी में रखेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को तुम कैसे कर सकते हो हम तुमको बताते हैं। पहले एक काम करते हैं, जैसे अब देखो थोड़ा बहुत तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ भी log 10 है, यहाँ भी log 10 है, यहाँ 1 लिखा है, तो 1 को हम लोग ये लिख सकते हैं log 10 10। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कहीं पे log उसका बेस और वो वैल्यू दोनों बराबर है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो log 10 10 माइनस log 10, log मतलब बेस 10 2, और ये हो जाएगा log 10 ब्रैकेट में 5 की पावर x प्लस 4 की पावर x प्लस 3 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस 1। ठीक है, अब तुम्हें यह भी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए क्या, कि log 10a माइनस log 10b, तो ये बराबर होता है log 10a अपॉन b। ठीक है, और यहीं पे अगर प्लस हो जाता, यहीं पे अगर क्या हो जाता, प्लस हो जाता, तो इनका मल्टीप्लाई हो जाता, तो इनका क्या हो जाता, तो इनका मल्टीप्लाई हो जाता। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा log 10 बाई 2 इक्वल्स टू log 10, और ये पूरा हम इसको जेड मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5। तो यानी कि हम तुमसे ये कहना चाह रहे हैं कि जो जेड है ना उसकी वैल्यू 5 है, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है, और जेड की वैल्यू क्या है, दैट इज 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x प्लस 4 की पावर x प्लस 5 की पावर x इक्वल्स टू 5। अब देखो ऑप्शन से उठा लो, अगर हम देख रहे हैं कि 10 रखेंगे तो 5 का 10, तो ये तो होगा ही नहीं भाई, 5 रखेंगे तब भी नहीं होगा। अगर हम 1 रख दे रहे हैं तो 1 प्लस 2 ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन विल बी 0। 0 रखेंगे तो 2 की पावर 0 क्या होगा 1, 1 की पावर 0 क्या होगा 1, 3 की पावर 0 1, 4 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1, तो ये 5 के बराबर होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का डी नंबर ऑप्शन है। बहुत ही ये वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन को फटाफट अटेम्प्ट करिए। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एफ एक्स आपका दिया गया है, वेयर क्यू एन एनी कांस्टेंट दिया है, व्हाट इज द। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका ये है कि आप लोग डायरेक्ट जो है इसका डिफ्रेंशिएशन कर दें, उसका फार्मूला होता है वो लगा दें। और क्या तरीका है, और तरीका ये है कि हम जो है इसका डिटरमिनेंट निकाल लें और उसके बाद में लगा दें। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट निकालने वाले हैं, कैसे, 3x स्क्वायर ब्रैकेट, डिटरमिनेंट लगाएंगे तो क्या होगा, माइनस का क्यूब। ठीक है, और ये हो जाएगा 0, माइनस का cos x ब्रैकेट, ये हो जाएगा 6 क्यूब, ये भी 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का sin x ब्रैकेट, ये हो जाएगा 6 क्यू स्क्वायर और प्लस का क्यू। अब कोई कह रहा होगा कि हमें आपने क्या लिख दिया, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, समझाते हैं भाई। जिसको समझ नहीं आ रहा उसी को तो मेरा काम है समझाना। जैसे मान लो कहीं पे लिखा है ABCDEFGHJ, मान लो ये लिखा है ABCDEFGHIJ, जो भी लिखना चाहो लिख लो भाई। ठीक है, तो ये तुम्हारा आई हो गया। तो अब हम जो है रो के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो रो के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ए ब्रैकेट,
तो ए ब्रैकेट में अब ए को है तो ए को ऐसे करके काट दो, क्या बचा ई, यही वाला पोर्शन तो बचा। तो ये वाला पोर्शन क्या है, ये देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ई आई माइनस का साइन लगाओ, फिर एफ एच, ठीक है, फिर एफ एच, समझ गए ना। फिर क्या होगा, फिर होगा तुम्हारा एफ एच। तो इस तरीके से ए के रिस्पेक्ट में हो गया, ठीक है। अब देखो, अब हम बी के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो माइनस का साइन लगाएंगे, बी करेंगे, तो बी के रिस्पेक्ट करेंगे, बी की लाइन खींच लेंगे। अब देखो डी जी बचा है और एफ आई बचा है, तो डी का आई से करो, तो डी आई माइनस एफ जी, ठीक है, ये हो गया। प्लस अब सी के रिस्पेक्ट में करेंगे, आप किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, सी के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो जब सी के रिस्पेक्ट सी की लाइन खींच दो, सी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या, तो सी की लाइन खींच देंगे, तो सी की लाइन खींचो तो क्या हो जाए, अब ये हो जाएगा सी ब्रैकेट डी एच माइनस ई जी, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी का कोई जो होती है मैट्रिक्स उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो ये मेरा एफ एक्स आ गया, हम अब लगे यहाँ तो यहाँ पे हम एफ डैश एक्स भी कर दे रहे हैं, चूँकि ये कांस्टेंट है तो ये तो भाई इसका तो होगा ही नहीं, तो माइनस का क्यू क्यूब, और 3x² का क्या होगा 6x, इसका होगा नहीं तो माइनस का 6 क्यूब, और कॉस एक्स का क्या होता है माइनस का साइन एक्स, ठीक है। उसके बाद माइनस, और इसका तो होगा नहीं, कि इसका नहीं होगा 6q² प्लस क्यू का होगा नहीं, और साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, ठीक है। अब ये तो एक बार हो गया, अब इसको दोबारा करना है क्योंकि डबल डिफ्रेंसिएशन लगा है ना, डबल डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे एक्स, अब एक्स का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 क्यूब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन का कॉस होता है तो कॉस एक्स 6 क्यूब, और यहाँ पे कॉस का माइनस साइन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का साइन एक्स ब्रैकेट में 6q² प्लस का क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे x की जगह 0 डालो, तो x की 0 डालेंगे तो cos 0 क्या होगा, cos 0 1 होगा। अगर cos 0 1 होगा तो ये 6q और माइनस 6q भी आपस में कट जाएंगे, जो आपके आया है 0, ठीक। अब नेक्स्ट, अब देखो साइन 0 रखेंगे, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 0 को मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगा 0 × 0। तो ये तुम्हारा जो एफ डैश एक्स आया है एट एक्स इक्वल टू 0 पे, इसका आंसर क्या है 0 है। वेरी आसान क्वेश्चन था बी, तो इसको हम डालेंगे वेरी सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन था, ये आपको करना चाहिए था एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि a माइनस का b, b माइनस का c और c माइनस का a, फिर p माइनस का q, q माइनस का r, r माइनस का p, फिर x माइनस का y, y माइनस का z और z माइनस का x, ठीक है। ये बराबर है इक्वल्स टू k ब्रैकेट ए बी सी पी क्यू आर और x y z, ठीक है। अब देखो हम इसमें काम कर सकते हैं, हम इसे प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। क्या प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि जो R1 है ना, R1 उसको कन्वर्ट कर देंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 में। R1 को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, R1 प्लस R2 प्लस R3 में। इसका मतलब इसमें ये तीनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये जोड़ेंगे तो क्या होगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, ये हो जाएगा p माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस क्यू, और ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो एक बात बताइए, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, ये भी सब कैंसिल, ये भी सब कैंसिल। अब किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर एक पार्ट 0 हो जाता है तो इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और ये इसके डिवाइड में आएगा तो ये भी 0, तो k की वैल्यू क्या होगी 0। तो ये क्वेश्चन देखने में कितना बड़ा लग रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन को भी आई विल से दिस इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कह रहा है पी क्यू आर जो है आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब आप लोग समझ रहे होंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की कितना इंपॉर्टेंस है, राइट। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का मतलब क्या हो गया, जो तुम्हारा पी क्यू और जो आर है वो तुम्हारा 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो इसमें रखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 होगा, और क्यू स्क्वायर मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या होगा तुम्हारा ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 को ओमेगा लिखते हैं, फिर लिखा है आर स्क्वायर, तो ओमेगा पावर 4 को ओमेगा लिखेंगे। हमने आपको बताया ना ओमेगा की पावर 4 को ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। ओमेगा क्यूब क्या होता है 1 होता है। ऐसे ही फिर से पी स्क्वायर, तो फिर ये आ गया 1, क्यू स्क्वायर पर आर स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर होगा ओमेगा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा ओमेगा। फिर उसके बाद फिर पी स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाएगी, फिर क्यू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, फिर क्यू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, फिर हो जाएगा तुम्हारा ओमेगा स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा 1। ये इसकी वैल्यू में निकालनी। अब देखो हमने तुम्हें एक बात बताई थी, यहाँ पे हम लोग सही कर रहे हैं पी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक सॉरी यहाँ पे आर स्क्वायर है, सॉरी क्यू स्क्वायर का नाम यहाँ पे आर स्क्वायर, ठीक है।
अब ये आ गया। अब देखो मेरी बात सुनिए, हमने आपको बताया था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है। तो अगर हम यहाँ से एक काम करें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, माइनस का ओमेगा ही तो आएगा। तो हम यहाँ ऐसे कर सकते हैं क्या, माइनस का ओमेगा 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 1। अब देखो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, ये 1 उधर चला जाएगा तो -1 1, तो ये हो जाएगा ओमेगा ओमेगा। और एक सेकेंड, यहाँ पे आर स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। आर स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस ओमेगा होगा। एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं यहाँ पे। आर स्क्वायर तो ओमेगा ही होगा यहाँ पे। अच्छा हो गया, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, अब ठीक है। तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस का ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, बस इसको सॉल्व कर लो फटाफट। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम एक काम भी कर सकते हैं, यहाँ से ओमेगा कॉमन ले लेंगे, यहाँ से ऊपर से ओमेगा कॉमन ले ले रहे हैं, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले ले रहे हैं। तो क्या बचेगा, माइनस का 1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। तो ओमेगा क्यूब तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 ही हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो माइनस का 1 ब्रैकेट में 1 -1, फिर माइनस का 1 ब्रैकेट में माइनस का 1 प्लस का 1 ब्रैकेट में 1 + 1, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 इंटू माइनस का 2 प्लस का 1 इंटू 2। तो आंसर विल बी 2 + 2 = 4। आप लोग प्लीज़ दिमाग में ये रखना, आपको लग रहा है सब 1 हो जा रहा है तो आंसर विल बी 1, ऐसा नहीं है कि आप लोग आँख बंद करके इसमें 1 मार देते। देखिए इसका आंसर 4 आया है। तो इस तरीके से तो ये क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो क्या है, इसका आंसर आपका डी ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। तो ये भी क्वेश्चन वेरी सिंपल था, बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, इफ़ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स के क्वेश्चन आ गए। सच दैट मॉड ए आपका दिया गया है, वो आपका -2 है, और आपको वैल्यू बतानी है मॉड ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ मॉड ए, ठीक है। इसकी वैल्यू बतानी है ए टी ट्रांसपोज। हम आपको एक बात बता देते हैं कि जो मॉड ए है ना, उसका जो आपका डिटर्मिनेंट होता है वो दोनों का सेम होता है। तो इसका मतलब ये हो गया, मॉड ए और इनका डिटर्मिनेंट क्या होगा, दोनों का -2 होगा। तो अब ये जैसे लिखा है कहीं पे मॉड ए बी, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड ए इंटू मॉड बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा मॉड ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए का मॉड, तो ये हो जाएगा -2 इंटू -2। तो आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, ये बहुत आसान है ना, इसको हम वेरी 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 सिंपल डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 60 नंबर, इफ n क्रॉस n मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, इट्स इनवर्स इज ऑल्सो सिमेट्रिक। अब देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका ट्रांसपोज ए के बराबर हो जाता है। तो जैसे मान लो हम एक मैट्रिक्स लिख रहे हैं ए 2 2 3, ये मेरा ए है, ठीक है। तो अब इसका ए ट्रांसपोज क्या होगा, इसका ए ट्रांसपोज, अच्छा ट्रांसपोज होता क्या है, ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में कर दो। तो अभी इस समय ये किस में है, कॉलम में है, लेकिन अब ये रो में पल जाएंगे। तो अब ये देखो वो कॉलम में है 1 2, तो हम लोग रो में लिख रहे हैं 1 2। उसके बाद ये भी कॉलम में है, तो इसको दूसरे वाले में लिखेंगे 2 3। तो आपको लग रहा हो ये दोनों सेम है, ये दोनों आपको सेम लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं। तो देखो ये होता है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप लोग अगर लिख पाए तो ये लिख लें कि अगर कहीं ट्रांसपोज ऑफ ए के बराबर हो जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अब इसका इन्वर्स हम लोग निकालेंगे। अब इसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं, तो ए इन्वर्स जो होता है ना, वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई मॉड ए, ये इसका ए इन्वर्स होता है। अब हम आपको एक बात बताएं, अगर कोई भी ए बी सी डी, अगर कोई भी ये 4 है, अगर कोई भी ये 2/2 का मेरे पास में अगर कोई एडजॉइंट मतलब वो मैट्रिक्स है, तो इसका एडजॉइंट हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक समझ लो, कुछ भी समझ लो, जो आपको समझ में आए वो समझ लो। तो इसका क्या है कि इनको अपनी जगह पे रखने दो, ए और बी को, और ये जो सी डी है इनमें दोनों में माइनस लगा दो, इनमें दोनों में क्या लगा दो, माइनस। तो ये इनका क्या हो गया, ये जो है इसका आप बन गया एडजॉइंट ऑफ ए। अगर ये ए है तो इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। तो इसी प्रकार से जो तुम्हारा ये ए था ना 1 2 2 3, तो इसका एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकलेगा, इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा 1 3 -2 -2, ठीक है, डिवाइडेड बाई। अब मॉड ए कितना है, तो मॉड ए हो जाएगा 3 -4, 3 -4 होगा -1। तो अगर हम -1 कर देंगे, तो अगर हम -1 पूरे में डाल देंगे तो ये जाएगा -1 2 2 -3। तो अब आपको दिख रहा होगा कि जो तुम्हारा ए इन्वर्स है ना, ये भी जो तुम्हारा ए इन्वर्स है वो भी क्या है, सिमेट्रिक है। क्योंकि जो तुम्हारा ए इन्वर्स है उसका भी ट्रांसपोज, ए इन्वर्स का ट्रांसपोज दोनों बराबर आ रहे हैं। तो ये यानी कि पहला को ये सेंटेंस एकदम से सही है। दूसरा क्या लिखा है कि अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है, अब सिंगुलर का मतलब क्या होता है कि मॉड ए जो है
मॉड ए जो है वो क्या होगा, मॉड ए तुम्हारा जीरो हो जाएगा। मॉड सिंगुलर का मतलब क्या होगा, मॉड ए जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो इसका एडजॉइंट है वो भी क्या होगा, वो भी एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अब समझिए, अब हम अगर मैं मॉड ए जीरो कर दिया तो ये क्या यहाँ पहुँच जाएगा भाई, ये तो यहाँ पहुँच जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड निकालेंगे वो भी क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन को भी आई विल कीप इट इन सिंपल क्वेश्चन, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, बस थोड़ा थ्योरी था तो आप लोग डर सकते थे। लेकिन हम आपको कुछ चीज़ें नोट करा देते हैं, वो आप कॉपी में अपने नोट कर लीजिए। जैसे कि कहीं पे ए की पावर एन का मॉड लिखा है तो आप उसको लिखेंगे मॉड ए की पावर एन, ठीक है। कहीं पे लिखा है, अगर मान लो के इंटू ए लिखा है, कोई मैट्रिक्स उसका मॉड निकालना है तो के की पावर एन इंटू ए होगा, मॉड ए होगा। और ये एन क्या है, ये एन वो है जो ए, अगर मान लो एन वाई एन की तुम्हारी मैट्रिक्स है तो ये जो एन है वो यहाँ पे के आएगा, ठीक है। और क्या कर सकते हैं कि अगर हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड निकालना है तो वो होता है मॉड ए की पावर एन माइनस वन। और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं कि अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए का भी एडजॉइंट निकालना है तो उस केस में मॉड ए की पावर हो जाएगा एन माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बात अपने आप कॉपी में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एम की वैल्यू दी है। तो एम की वैल्यू क्या है आपका, एम की वैल्यू 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ठीक है। अब पूछा क्या है, पूछा आपका है मॉड एम इंटू एडजॉइंट ऑफ मॉड। अब देखिए, तो मॉड एम तो आपका ये है इंटू एडजॉइंट ऑफ मॉड एम का मतलब क्या है, एडजॉइंट ऑफ एम तो ये है, तो एडजॉइंट ऑफ एम तो क्या होगा, एम की पावर एन माइनस वन। अब एन माइनस वन का मतलब ये 3/3 की है, तो एन माइनस वन का मतलब हो गया 2। तो इसका मतलब आंसर जो होगा वो मॉड एम का क्यूब होगा। अब मॉड एम हमको निकालना है तो 2 2 2, तो मॉड एम हम लोग कैसे निकालेंगे, 2 ब्रैकेट 4 माइनस 0 और बाकी ये सब 0 आएगा, ठीक है। तो तुम्हारा जो मॉड एम आएगा वो 8 आएगा और मॉड एम का क्यूब मेरा आंसर होगा, तो 8 का क्यूब आंसर होगा। और 8 का क्यूब क्या होता है, 5 1 2। कौन सा ऑप्शन है, डी नंबर एकदम से करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से इसको तो हम वेरी 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 सिंपल वाले टर्म में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, यम के की वैल्यू दी है, यम के की वैल्यू क्या दी है, दैट इज के माइनस वन और के, ठीक है। अब के एक नेचुरल नंबर है, तो के नेचुरल नंबर है तो के की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है भाई, नेचुरल नंबर यही तो होता है। देन वैल्यू पूछ रहा है किसकी, मॉड एम वन प्लस मॉड एम टू प्लस मॉड एम थ्री प्लस डॉट 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 मॉड एम 50, ठीक है। अब देखो हम लोग सबसे पहले क्या रखेंगे, एम की जगह वो के की जगह 1 रखेंगे, तो देखो क्या आएगा, 1 में से बन गया 0, 1 में से बन गया 0 और 1। तो यानी कि अगर हम मॉड एम निकालेंगे ना भैया m1 तो आपका 1 आएगा, ठीक है। तो मॉड m1 के लिए 1 हो गया। अब मॉड m2 निकालो, तो इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेना। तो जब हम मॉड m2 निकालेंगे ना तो मॉड m2 तुम्हारा क्या होगा, मॉड m2 होगा मॉड के की जगह 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 1 2 माइनस 1 1 और 2। तो इसका जब निकालेंगे तो 2 2 जा 4 माइनस का 1 जो आपका आएगा 3, तो ये आएगा 3। ऐसे ही आप उसका निकालना तो ये आएगा 5 और ऐसे ही आप इसका निकालना तो ये क्या आपका कितना आएगा, ये आपका आएगा 99, ये आपका 99 आएगा। आप निकालना, हम आपको बता देते हैं। M50 भी निकाल लेते हैं। तो M50 अगर हम निकालेंगे ना तो ये क्या आएगा, 50 49 49 50। तो इसका क्या होगा, 50 50 है 2500 माइनस 49 का स्क्वायर क्या होता है 2401, तो ये आपका 99 आएगा, ठीक है। अब देखो, क्या आपकी आंखें कह रही हैं कि ये एक एपी है, क्या आपकी आंखें ये कह रही कि ये एक एपी है, बोलोगे हाँ बिल्कुल कह रही हैं ये एक एपी है। अच्छा, क्या इनका सम निकालना है, जी हाँ इसका सम निकालना है। तो हमें इसका मतलब हमें इसका एस एन निकालना है। तो तुम्हें पता है एस एन तो मेरा जो है ए एन स्क्वायर प्लस बी एन के फॉर्म में होता है ए बी का एस एन। हमने कहा बिल्कुल बात सही है। और तुमने ये भी बताया हमको कि एन का जो एन स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो आधा होता है किसका, डी का। अब इसका डी कितना है, इसका डी है 2, 3 में से 1 गया 2 बचा, तो डी का आधा क्या हुआ 1, तो यहाँ पे ए की वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू एन स्क्वायर प्लस, हमने कहा अच्छा और क्या बात बोले, और ये बात है कि ए और बी आपस में अगर जोड़ देंगे तो स्मॉल ए के बराबर होंगे फर्स्ट टर्म। तो ए तुम्हारा 1 है और फर्स्ट टर्म ही 1 है, तो बी को तुम्हारा 0 होना पड़ेगा, तो 0 इंटू एन, ठीक है। तो ये तुम्हारा एन स्क्वायर आ गया। तो एस एन इसका कितना आ गया, बताओ एस एन इतनी जल्दी आपको कौन लिखना सिखा देगा। हमने आपको एस एन लिख दिया एन स्क्वायर। अब इसमें टोटल टर्म कितने हैं 50,
तो 50 डालो, 50 का कितना होता है 2500। बताओ सी क्वेश्चन 1 नंबर, सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब ये क्वेश्चन मेरी नज़र में तो बहुत आसान है, आपको हो सकता है इसको सॉल्व करो लोगों बहुत टाइम टेकिंग लग जाए, लेकिन मेरी नज़र में तो ये एन स्क्वायर बहुत आसानी से आ गया। तो टी एन और एस एन निकालना तो इतना आसान है एपी का, आपको हम क्या बताएं, एपी के क्वेश्चन तो फ्री के क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, इसको कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ एम टी इज द ट्रांसपोज ऑफ ए 2x2 मैट्रिक्स एम देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब देखो हमने फिर से बताया कि जो मॉड एम होगा वो ट्रांसपोज ऑफ एम के बराबर होगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब जो पहला लिखा है दैट इज एम प्लस एम टी इजक्वल्स टू एम प्लस एम टी, और इसमें ये लिखा है एम इज सिमेट्रिक, एम इज सिमेट्रिक, एम क्या है सिमेट्रिक है। अगर एम सिमेट्रिक है, अगर एम क्या है सिमेट्रिक है, भाई एम सिमेट्रिक है तो ट्रांसपोज ऑफ एम ये भी तो बराबर होगा, इन दोनों का मॉड भी बराबर होगा, आप ऐसे मान लीजिए कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। अच्छा तो अगर सिमेट्रिक है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एम प्लस एम टी की जगह हम क्या लिख देंगे, एम टी की जगह हम लिख देंगे एम, एम टी की एम लिख देंगे, क्यों, क्योंकि ये तो सिमेट्रिक है, तो ये हो जाएगा 2m। अभी हमने लिखाया था कि अगर k और 2m लिखा है कहीं पे, देखो हमने लिखाया था आपको के ए लिखा है, के ए लिखा है तो के की पावर एन इंटू मॉड है, के की पावर एन इंटू मॉड है, के की पावर एन इंटू मॉड है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 की पावर एन, और एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू 2 है, एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू आपकी 2 है, तो 2 की पावर 2 इंटू मॉड है, तो ये आंसर आएगा आपका 4 मॉड का एम। और इधर देखोगे तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये आपका आएगा 2 मॉड एम। तो देखो ये 4 मॉड एम है, ये 2 मॉड एम है, ये दोनों क्या कभी आपस में इक्वल होंगे नहीं, तो पहला वाला एकदम गलत ऑप्शन। दूसरा देखिए क्या है, दूसरे में क्या है कि एंटी सिमेट्रिक है। अब एंटी सिमेट्रिक क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक बोल लो या स्क्यू सिमेट्रिक बोल लो, एक ही बात होती है, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, उसमें हम ये बोलते हैं कि जो तुम्हारा ट्रांसपोज है वो माइनस एम के बराबर होता है, उसमें क्या ट्रांसपोज जो है वो किसके बराबर होता है, वो माइनस एम के बराबर होता है, समझ गया बात। अब देखो अब अगर हम यही चीज़ दूसरे वाले में लगाएं, ये दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं, तो उसमें क्या होगा एम प्लस और एम टी की जगह क्या लिख देंगे माइनस का एम इजकल्स टू 0। अब आपको भी दिख रहा होगा इससे ही कट जाएगा, तो ये 0 बराबर 0 आ जाएगा, तो इसलिए दूसरा वाला एकदम सही है। तो ओनली टू इसका एकदम से करेक्ट ऑप्शन है, बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। तो जिस पर्सन को सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी मालूम होगी कि जो ट्रांसपोज होता है वो उसके ए के बराबर होता है, और जो स्क्यू सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक जिसको हम लोग बोलते हैं उसमें क्या जो तुम्हारा ट्रांसपोज होता है वो माइनस ए के बराबर होता है, जिसको अगर ये बात पता है तो वो ये क्वेश्चन 1 सेकेंड में उड़ा देगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता, समझे ना बात को। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही 22 देखिए, 22 में क्या है, कह रहा है एम इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट, तो एम क्यूब इजक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले हम एक काम कर रहे हैं मॉड ले रहे हैं, तो एम क्यूब इजक्वल्स टू मॉड है। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको कि अगर ए की पावर एन हो जाएगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बताया था। तो ऐसे ही देख लो इसमें मॉड एम की पावर 3 इजक्वल्स टू मॉड एम। तो देखो अब कुछ लोग ये भी कहेंगे एक काम करिए सर मॉड एम से मॉड एम काट दीजिए, लेकिन उसमें लिखा है पॉसिबल वैल्यू बताना है, उसमें क्या लिखा है पॉसिबल वैल्यू बताना, तो काटेंगे नहीं। तो ये हो जाएगा मॉड एम क्यूब माइनस मॉड एम इजक्वल्स टू 0। मॉड एम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, मॉड एम का स्क्वायर माइनस का 1 इजक्वल्स टू 0। तो एक देखो अब 2 का मल्टीपल 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, और या जो है इसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी, और मॉड एम अगर 1 है तो ये हो जाएगा या तो +1 होगा या -1 होगा। तो एक वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, तो 3 वैल्यू पॉसिबल है। इस तरीके का इस क्वेश्चन का सी नंबर एकदम से करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, सी नंबर एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए 23। अब देखिए ये सब वेरी सिंपल वाली कैटेगरी में है। 23 क्या है, कह रहा है कि पी इतना है क्यू इतना है। अब बताइए अगर ये क्वेश्चन भी आप ना कर पाएँ तो फिर क्या ही है, x 1 1 1 बाई 1 1 जेड, और ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब होता है ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे p की वैल्यू तुम्हें दी है वो क्या है q x प्लस बाई प्लस जेड, और q की वैल्यू क्या है x बाई जेड। हालांकि कुछ टीचर्स ये बताते हैं कि इसका जो है हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग डायरेक्ट मत लिखिए, आप क्यों हर चीज़ याद मत रखिए, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे इसका फॉर्मूला x बाई जेड माइनस x प्लस बाई प्लस जेड और प्लस का 2 होता है, ये इसका डायरेक्ट होता है। अब ये हम आपको नहीं बोलेंगे, आप याद रखो, आप इसको निकाल लीजिए, ठीक है, ये होता है। वैसे हम आप इसको निकाल सकते हैं कैसे, एक्स ब्रैकेट बाई जेड माइनस का 1 ब्रैकेट जेड माइनस का 1 प्लस का 1 ब्रैकेट 1 माइनस का बाई ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये आएगा एक्स बाई जेड
माइनस का एक्स माइनस का जेड प्लस का वन माइनस का वाई ग्रेटर देन 0, तो ये हो जाता है एक्स वाई जेड माइनस का एक्स माइनस का वाई माइनस का जेड प्लस का 2 ग्रेटर देन 0, और एक्स वाई जेड माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस का 2 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है क्यू, तो ये जाएगा क्यू माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है पी प्लस 2 ग्रेटर देन 0, तो ये हो जाएगा आपका क्यू प्लस 2 ग्रेटर देन पी। तो ये आपका सी नंबर एकदम से करेक्ट है। अब देखिए उसने कंफ्यूजिंग करने के लिए ये भी दिया है ग्रेटर और इक्वल 0, जबकि आपको पता है और इक्वल 0 का मतलब हो है 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन तो ये मतलब आंसर तो पहले ही गलत हो गया था, क्योंकि इसमें इक्वल टू 0 दिया है और यहाँ पे वो पॉजिटिव की बात कर रहा है। समझ गए ना बात को? तो इस तरीके से आप लोगों को थोड़ा चौकन्ना भी रहना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है वेन डायग्राम, और दूसरा जो तरीका है वो आपका दूसरा जो आपका तरीका है वो आपका है कुछ मान लो, लेट कर लो। तो हम आपको मान के ही करवा देते हैं, बहुत ज़्यादा आसान पड़ेगा। एज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 2 3, ये हमने मान लिया अपने मन से, और बी इक्वल्स टू हमने आप कुछ भी मान लो 2 3 मान लिया हमने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दो ही चीज़ें ए और बी है। अब देखो पहला वाला लिखा है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, जो ए में भी है और बी में भी है। तो ए में भी और बी में भी है क्या है, ए में 2 है बी में भी 2 है, ए में 3 है बी में भी 3 है, यूनियन। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, तो ए में 1 है लेकिन बी में 1 नहीं है, तो ये तुम्हारा ए माइनस बी हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। माइनस अब यहाँ आइए, ये एक ब्रैकेट में है। ठीक है, तो अब इसका यूनियन क्या हो जाएगा, इसका यूनियन हो जाएगा 1 2 3, ये इसका यूनियन हो गया। यूनियन का मतलब होता है सबको आपस में जोड़ दो, माइनस। अब देखा ए इंटरसेक्शन भी, अब ए इंटरसेक्शन भी फिर से आप लिख दीजिए क्या 2,3 भाई। ए इंटरसेक्शन भी तो भाई दोनों में हो, दोनों में 2 और 3 है, यूनियन। अब की बार कह रहा है बी में है लेकिन ए में नहीं है। अब ऐसा कोई नंबर है ही नहीं बी में जो ए में, तो हम इसको 5 बोलेंगे भाई। बी में कोई नंबर है ही नहीं, क्योंकि बी में 2 है वो भी 2 है, यहाँ ए में भी 2 है, बी में 3 है ए में भी 3 है। और बी माइनस ए का मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर जो बी में तो है लेकिन ए में नहीं है, बी में तो है लेकिन ए में नहीं है, ऐसा कोई नंबर है नहीं, तो हमने 5 लिख दिया। ठीक है, यूनियन ए लिख दिया। अब देखो इसका यूनियन क्या होगा, इसका यूनियन होगा 2,3। ठीक है, यूनियन ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब देखो इसमें से अगर हम इसको माइनस करेंगे फिर से ए माइनस बी होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसमें 1 है जो इसमें नहीं है, तो ये आपका 1 हो जाएगा, यूनियन ए। अब ए क्या है, ए तुम्हारा 1 2 3 है, ए तुम्हारा 1 2 3 है, तो आप समझ गए ना। तो आंसर जो है तुम्हारा क्या आएगा 1 2 3 आएगा, और 1 2 3 किस में है, ए में ही है, तो इसलिए ए इस क्वेश्चन का आंसर है। कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि सर ए यूनियन बी भी तो होगा, ए यूनियन बी भी तो होगा, तो आप लोग एक काम कर लीजिए, यहाँ पे एक बढ़ा के आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, वो भी चेक कर लेते हैं, आपके दिल में शंका ना रह जाए। 2 3 4 कर लेते हैं। ठीक है, दोबारा से इसको सॉल्व कर लेते हैं, पता लग जाएगा। ठीक है ना, यही तो हम लोगों की वैल्यूज है कुछ। ये हम लोग ऐसे कर लिया, ये ऐसे कर लिया, ये ऐसे कर लिया, ये ऐसे कर, आंसर निकालते हैं क्या होगा। देखिए ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी अभी भी 2 और 3 ही होगा, और ए माइनस बी क्या होगा, अभी भी 1 ही होगा। ठीक है, उसके बाद ए इंटरसेक्शन भी अभी भी 2 और 3 ही होगा, लेकिन जो बी माइनस है वो अब यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा, ये तुम्हारा 1 2 3 हो जाएगा, और इसमें तुम्हारा 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा नंबर जो ए में है बी में नहीं है वो तुम्हारा एक ही फिर से रहेगा, और ये तुम्हारा 1 2 3 रहेगा। आंसर अभी भी 1 2 3 ही आएगा, मतलब ए ही आएगा। ए यूनियन बी गलत है, ए सही है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये मेरी नज़र में वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग ऐसे कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि लेट ए एंड बी 2 सेट है फॉर सम सेट सी है, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एम्प्टी सेट है। ए इंटरसेक्शन सी ये भी 5 है, और बी इंटरसेक्शन सी ये भी 5 है। इसका मतलब ये है कि हम लोग ये मान के चलेंगे, जैसे मान लो अगर ए 1 2 है और सी तुम्हारा 3 है, सी तुम्हारा क्या है 3 है, तो इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो भाई इसलिए 5 हो जाएगा। सीधी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे 3 है, इंटरसेक्शन है, अब यहाँ पे हम 4 5 ले सकते हैं, 4 5 हम ले सकते हैं, तो भी कॉमन नहीं आएगा। अब देखिए लेकिन और क्या कह रहा है, लेकिन ये कह रहा है ए यूनियन बी, ए यूनियन सी और बी यूनियन सी आपस में बराबर है, तो ए यूनियन सी क्या होगा, ए यूनियन सी हो जाएगा तुम्हारा 1 2 3 हो जाएगा। अच्छा, सी तुम्हारा यहाँ पे ऑलरेडी 3 है, तो बी को यहाँ पे मजबूरी में 1 और 2 होना पड़ेगा, तभी ए यूनियन सी आपस में इक्वल होगा, और बी अगर 1 2 होगा तो ए तुम्हारा क्या बी के बराबर हो जाएगा। समझ गए ना बात को। तो अब आप देखिए क्या सी 5 माना था हम लोगों ने, नहीं, सी को हमने 3 माना था, तभी मेरा काम चल गया। सी 5 नहीं हो सकता, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों केस हैं।
ए बी के बराबर होगा, बिल्कुल होगा, होना ही पड़ेगा। दूसरा ए यूनियन बी, जब ए और बी आपस में बराबर हैं तो ए यूनियन बी क्या होगा, तुम्हारा 1 2 होगा, और सी के बराबर है सी तुम्हारा 3 है, तो ये आपस में इक्वल नहीं है। तो ए यूनियन बी जो तुम्हारा है वो सी के बराबर नहीं है, तो ये भी गलत है। तो इस तरीके से ओनली बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये हमने आपके 25 क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व कर दिए हैं, और आप लोगों ने ये क्लास देखी उसके लिए थैंक यू सो मच। और हमारा जो एक इंस्टाग्राम चैनल है जहाँ पे आपको अपडेट मिलता रहेगा, वो हमारा चैनल है मिशन एग्ज़ाम फॉर यू। ठीक है, और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी क्या है आपका, मिशन एग्ज़ाम फॉर यू, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं, इस क्लास की पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो आप इस क्लास को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ में इस क्लास को शेयर भी कर सकते हैं। और जो हमारा चैनल है दैट इज़ मिशन एग्ज़ाम, आप इसको सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में इस चैनल को शेयर करिए, सो दैट जो आपने सॉल्यूशन वीडियो आपने देखे हैं वो उनको भी देखने का मौका मिले और वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। ठीक है, और आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपका अनुभव कैसा रहा इस वीडियो के साथ में, और अगर आपको कहीं पे लगता है या कहीं वीडियो में कुछ गलती होती है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस गलती को तुरंत सुधार भी दूंगा। और अगर कोई आपका सजेशन होगा तो मैं उसको भी ले सकता हूं। और ये 1 से लेकर 25 तक आपके क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। पार्ट 2 बहुत ही जल्द अपलोड होगा जिसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, और ये हम लोग करा रहे हैं सेट ए है आपका। ये सेट कौन सा है, ए है। और इसमें हम आपको ये भी बता सकते हैं कि जैसे इसमें ये ज़्यादातर देख रहे हैं सिंपल, ये भी आपका वेरी सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वेरी वेरी सिंपल, सिंपल। ठीक है, ये भी आपका वेरी सिंपल, और ये आपका टफ क्वेश्चन था, ये भी टफ क्वेश्चन था। ठीक है, 2 टफ हो गए, और ये सिंपल, ये भी सिंपल, और ये टफ, 3 टफ हो गए, सिंपल, ये वेरी वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, ये सिंपल। ठीक है, ये भी वेरी सिंपल, आपको दिख रहा होगा वेरी सिंपल। ज़्यादातर क्वेश्चन वेरी सिंपल हैं और 3-4 क्वेश्चन टफ भी एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये चूंकि एनडीए का एग्जाम है तो आप लोग होप कर सकते हैं एग्जाम में टफ क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हमारा फोकस होगा, अगर आपको एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आप फोकस इस बात पे करें। जैसे मेरी नज़र में ये माइल्ड क्वेश्चन था, मॉडरेट था ना, टफ था ना, सिंपल था। तो अगर आपको क्वेश्चन में करना है तो हमें जितना दिख रहा है इस क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन तो हमें सिंपल दिख रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन टफ कैटेगरी में है, और 1 क्वेश्चन हमें माइल्ड लगा। सिंपल में सिंपल, वेरी सिंपल और वेरी 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 सिंपल। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर 25 में से 20 क्वेश्चन कोई कर दे रहा है तो बहुत बड़ी बात है। आप जो है बहुत सारे मार्क्स लेके आएंगे और केवल मैथ्स के ही बेसिस पे आप जो है सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो देखी।